मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मांग की बिंदु लोच का फॉर्मूला किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से मांग की बिंदु लोच को निकाला जाता है। सामान्य रूप से मांग की बिंदु लोच निकालने के लिए बिंदु के निचले भाग में बिंदु के ऊपरी भाग का भाग दिया जाता है तो मांग की बिंदु लोच निकल आती है। आज के इस वीडियो में हम मांग की लोच के जो सिद्धांत है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे मांग की लोच औसत आगम व सीमांत आगम में संबंध की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से कई बार यूजी कक्षा तक में भी, यानी बीए फर्स्ट वाला जो पेपर है या बीकॉम फर्स्ट वाला पेपर है, उसमें भी कई बार ये पूछ लिया जाता है औसत आगम, सीमांत आगम व मांग की लोच में संबंध को बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से इस बात की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि मांग की लोच, औसत आगम व सीमांत आगम में क्या संबंध होता है। तो देखिए, हमको क्या करना, ए आर एम आर व मांग की लोच में संबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए इस टॉपिक को हम इस वीडियो में ले रहे हैं। देखिए, हम ये करते हैं, सपोज कीजिए हमारा एवरेज रेवेन्यू है और इसके आधो बीचों बीच होता है मार्जिनल रेवेन्यू। अब मान लीजिए मुझे इस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी है। क्लियर? मैंने पॉइंट लगाए ए, बी, सी, ये मैंने डी ले लिया, ये मैंने पी ले लिया, ये मैंने ई ले लिया और ये एफ ले लिया। अब देखिए, मांग की लोच की गणना करनी है। एफ बिंदु पर मांग की लोच, देखिए इसका नीचे वाला, एफ के नीचे वाला भाग बताता है ए आर को और इसके नीचे वाला भाग बताता है एम आर को। ए एफ, इसको मैंने मान लिया जी। तो देखिए, ये एवरेज रेवेन्यू फर्स्ट वाला ए बी कर्व एवरेज रेवेन्यू है, ए सी कर्व मार्जिनल रेवेन्यू है, और हमने पी बिंदु पर मांग की लोच ली और इसको मैंने क्यू बिंदु मान लिया और इसको मैंने ए बी सी, इसको मान लिया डी। अब देखिए, एफ बिंदु पर मांग की लोच बराबर बिंदु का निचला भाग, बिंदु का निचला भाग डिवाइडेड बाय बिंदु का ऊपरी भाग। ये आपको पता है, मैंने 2-3 बार डिस्कस कर दिया। तो आएगा एफ बी डिवाइडेड बाय ए एफ। क्या हुआ? एफ बिंदु पर मांग की लोच के लिए बिंदु का निचला भाग एफ बी, ऊपरी भाग ए एफ, एफ बी डिवाइडेड बाय एफ। अब देखिए, त्रिभुज एफ क्यू बी व त्रिभुज ए पी एफ में, इन दोनों की तुलना करेंगे। ये त्रिभुज है एफ क्यू बी और त्रिभुज ए पी एफ की आपस में तुलना करेंगे। तो ये कोण 90 का है, ये कोण भी 90 का है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी एफ बराबर है एंगल एफ क्यू बी, दोनों के लिखेंगे 90 डिग्री समकोण। दूसरी चीज देखिए, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, क्यू बी समानांतर भुजा है पी एफ के, और आप ये देखेंगे भुजा एफ क्यू समानांतर है ए पी के। चूंकि एक कोण बराबर वह दो भुजा समांतर है, अतः त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। समरूप लिख सकते हैं, समरूप होंगे। वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। समान अनुपात में होगी तो मेरे पास एफ बिंदु पर मांग की लोच थी एफ बी बटे ए एफ। तो मैं अगर एफ बी की जगह एफ क्यू लिखूं समान अनुपात में, यानी ये भुजा इस अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, तो अगर मैं एफ बी की जगह एफ क्यू लिखूं तो मुझे ए एफ की जगह ए पी लिखना पड़ेगा। क्लियर? यानी मैंने एफ बी भुजा की जगह एफ क्यू लिखा तो ए एफ की जगह मैंने क्या ले लिया, ए बी। तो अब आपका ये जो कर्व है ये आपका आ गया एफ क्यू डिवाइडेड बाय ए पी, यानी पहले जो थी ना ई बी, एफ बी की जगह मैंने ले लिया एफ क्यू,
तो ए एफ की जगह ले लिया एपी, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। अब देखिए दूसरा हम त्रिभुज लेते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं एपीई, त्रिभुज एपीई व त्रिभुज ईएफडी में। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये कौन समकोण, ये भी कौन समकोण। तो कोण एपीई बराबर है कोण ईएफडी, 90 डिग्री समकोण। दूसरी चीज देखिए, ये एकांतर कोण है, कोण ए ईपी बराबर होगा कोण डीईएफ, शीर्षाभिमुख कोण। जो भी आप देखें। तीसरी चीज देखेंगे, एपी भुजा समांतर है ईडी के, चूंकि दो कोण बराबर व एक भुजा समांतर है, अतः त्रिभुज समरूप होंगे व इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। यानी ये भुजा बराबर होगी इसके, ये भुजा का अनुपात इसके होगा, ये भुजा का अनुपात इसके होगा। तो पहले जो हमारा मांग की लोच का फॉर्मूला है ई एफ, जो कि पहले एफ बी की जगह ए एफ था, पहले एफ बी बटे एफ था, उसकी जगह हमने ले लिया था एफ क्यू बटे एपी। और अब मैं इस एपी की जगह ले सकता हूं ईडी, क्योंकि एपी और ईडी समांतर है, तो मैंने एफ क्यू की जगह क्या ले लिया, ईडी। और एफ क्यू, इस ईडी को मैं एफ क्यू माइनस डी क्यू लिख सकता हूं। देखिए ईडी है, एफ डी है, ये है एफ डी। एपी की जगह मैंने क्या लिखा, इस एपी की जगह लिखा एफ डी। एफ डी को मैं लिख सकता हूं, देखिए ये भुजा इसमें से ये घटाएंगे तब यही आएगी, तो मैंने क्या लिखा, एफ क्यू माइनस डी क्यू। ये देखिए क्या किया, सबसे पहले इसके बटे इसका लिया। सबसे पहले मान की लोच थी बिंदु का निचला भाग बटे बिंदु का ऊपर, फिर इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम बनाया, तो इसकी जगह मैंने ये लिया, तो इसकी जगह मैंने ये लिया, यहां तक आ गया। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, त्रिभुज ये वाला और ये त्रिभुज वाला हमने सर्वांग सिद्ध किया, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा मतलब इस भुजा का अनुपात इसके बराबर है, इस भुजा का अनुपात। तो हमने क्या करना है, ये त्रिभुज दोनों बराबर सिद्ध करने हैं, क्योंकि ये समरूप नहीं सर्वांग सम होंगे। यानी इनकी भुजाएं बराबर होगी, दोनों बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। वैसे भी देखिए ए आर और एम आर में दूरी बराबर होती है, यानी यहां से ये इसका आधा होता है, तो ये भुजा इसके बराबर। तो हमने क्या किया, दो कोण और एक भुजा बराबर, एक भुजा समांतर है, दो कोण बराबर है, तो यहां त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी इनकी भुजाएं भी बराबर होगी। यानी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखेंगे तो वह पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा। तो अब हमने एपी की जगह लिख दिया एफ डी, और इस एफ डी को मैं लिख सकता हूं एफ क्यू माइनस क्यू डी। तो अब आपके पास जो मांग की लोच का आया है वो क्या आया है, मांग की लोच आई एफ बिंदु पर मांग की लोच एफ क्यू बटे एफ क्यू माइनस डी क्यू। यहां तक हमको आ गया। अब देखिए एफ क्यू बताता है ए आर को, कि देखिए एफ क्यू ए आर से नीचे की क्षेत्र है, तो ये हुआ ए आर। फिर एफ क्यू ए आर को बता रहा है, और डी क्यू एम आर के नीचे का, देखिए ये एम आर बकर है, इसके नीचे डी क्यू है माइनस एम आर। तो मांग की लोच में संबंध आया ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ये मांग की लोच और औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध होगा। क्या संबंध होगा, मांग की लोच औसत आगम में सीमांत आगम में क्या संबंध होगा, मांग की लोच बराबर होगी ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं,
ई गुणा ए आर माइनस एम आर बराबर ए आर, तो है ई गुणा ए आर माइनस ई गुणा एम आर बराबर ए आर। ई गुणा ए आर माइनस ए आर इधर ले आए तो है ई गुणा एम आर, ए आर कॉमन गया तो है ई माइनस ए बराबर ई गुणा एम आर। एक रिलेशन ये भी लिख सकते हैं, ए आर बराबर ई अपॉन ई माइनस 1 गुणा एम आर, या हम इसको यूं लिखते ई एम आर को आगे ले लेते और ए आर ई माइनस 1 को इधर लेते, तो यूं भी लिख सकते हैं एम आर बराबर ए आर गुणा ई माइनस 1 अपॉन ई, ये भी रिलेशन लिख सकते हैं। तो देखिए इसके माध्यम से हमने क्या जाना कि किस प्रकार से मांग की लोच, औसत आगम व सीमांत आगम में संबंध पाया जाता है। मांग की लोच निकालने के लिए मांग की बिंदु लोच का ही फॉर्मूला यूज किया, पहला बिंदु का निचला भाग बटा बिंदु का ऊपरी भाग, ये हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज सिद्ध किए, यानी इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो ये भुजा इस भुजा के अनुपात में होगी, ये इसके अनुपात में होगी, ये इसके अनुपात में होगी। तो हमने क्या किया, इसकी जगह ये लिखा तो इसकी जगह भी ये लिख दिया, ये यहां तक किया। उसके बाद ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया, क्योंकि इसका ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है और ये भुजा बराबर है इसके। ये तीसरी चीज लिख सकते हैं, क्योंकि पीई हमेशा बराबर होती है ई एफ के, ये बराबर हमेशा होती है। तो दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, अगर त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यानी इनके सभी अंग समान होंगे, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो ये भुजा बराबर होगी ई डी के। तो हमने क्या किया, इसके बराबर एफ डी एफ क्यू और एपी की जगह लिख दिया था हमने एफ डी। अब हमने क्या किया, एफ क्यू यूं कही हुई है, एफ डी को लिखा, एफ क्यू में से डी क्यू घटाया। अब एफ क्यू के नीचे ए आर है, तो एफ क्यू के नीचे ए आर माइनस एम आर, तो ई बराबर ए आर माइनस एम आर किया। अब इसको सोल्यूशन किया, ई को ए आर माइनस एम आर से गुणा किया तो ए आर इधर रह गया, ब्रज गुणा किया तो ई ए आर गुणा ई एम आर बराबर, ये आप कर लेंगे, आप जैसे जैसे इसको करेंगे। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से औसत आगम, सीमांत आगम व मांग की लोच में संबंध होता है। कई बार यह प्रश्न यूजी की जो परीक्षा होती है उसमें भी पूछ लिया जाता है, पीजी लेवल पे भी पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये करना है। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इसे काफी अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।